नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत पूर्णांक पर विभिन्न संक्रियाओं को हम देखेंगे। नंबर सिस्टम इस समय चल रहा है, संख्या पद्धति की बात हम कर रहे हैं, संख्याओं के संबंध में बात चल रही है। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा अभी हमने बताया कि आज हम पूर्णांकों पर विभिन्न संक्रियाओं की बात करेंगे। तो पूर्णांकों पर जब विभिन्न संक्रियाएं पूर्णांकों पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पूर्णांकों पर योग संक्रिया। पूर्णांकों पर योग संक्रिया की जब बात करते हैं तो जैसे आप पूर्ण संख्याओं में योग घटाना यानी जोड़ का, घटाने का, गुणे और भाग, इन चारों संक्रियाओं का हम देखते हैं। उसी तरह पूर्णांक में भी हम विभिन्न नियमों या विभिन्न प्रगुणों की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब दो पूर्णांक का हम योग करते हैं तो दोनों पूर्णांकों का योगफल भी पूर्णांक होता है। अर्थात पहला खंड आपका आता है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। ये आपका योग का संवरक नियम को बताता है। दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है, यह संवरक नियम है। इस पर हम कोई भी उदाहरण की बात करें, जैसे हम 2 धन 4 की बात करें तो 6 आएगा, या हम ऋण 4 धन 2 की बात करें तो ये आपका ऋण 2। तो ये अब यहाँ पर आप देखें तो 2 भी क्या है? 2 भी आपका पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, और ऋण ये धन 6 ऋण की बात है नहीं, दोनों धन है तो धनात्मक है, तो ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक है। उसी तरह ऋण 4 की बात करें तो ऋण 4 भी क्या है? हमारा पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, और ऋण 2 भी क्या है? पूर्णांक। यानी दो पूर्णांकों का योग। अब यहाँ पर ऋण 4 धन के बजाय ऋण पूर्णांक है, मगर पूर्णांक में कौन सा? ऋण पूर्णांक है, और धन 2 जो है वो धन पूर्णांक है, या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और ऋण 2 ऋण पूर्णांक के अंतर्गत। यानी पूर्णांक का योगफल सदैव पूर्णांक ही मिलता है। फिर दूसरा कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होता है। किसी भी, हम बात करें किसमें? दूसरे प्रगुण या दूसरे नियम की बात हम करते हैं कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? दो पूर्णांकों का योगफल क्रम की बात हम यहां कर रहे हैं। किसी भी क्रम में योगफल सदैव क्या होगा? सदैव समान होगा। यह प्रगुण क्या, कौन सा नियम बताता है? यह प्रगुण क्रम विनिमय की बात करता है। किस प्रगुण की बात करता है? यह क्रम विनिमय प्रगुण की बात करता है। अब इसमें हम देखें, जैसे हम धन 8 धन ऋण 1 करेंगे तो यहां पर आपका कितना आएगा? यहां 7 आएगा। या इसी को क्रम हम बदल दें, ऋण 1 धन 8 करें तो भी मान 7 आएगा।
यानी दोनों में मान क्या हुआ, दोनों में मान समान है। तो वही कहता है कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होगा। यह क्रम विनिमय प्रगुण की बात अर्थात क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। इसी तरह तीसरे की बात हम करते हैं। तीसरा गुण या प्रगुण की जो बात होती है कि तीन पूर्णांकों को, अभी तक हम दो की बात किए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तीन। तो तीन पूर्णांकों को क्रम में जोड़ते समय योग संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें तो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान प्राप्त होता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं कि अब यहां कितने पूर्णांक लेना है, तीन पूर्णांक। अब तीन पूर्णांक में हम बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें। भाई तीन पूर्णांक की बात हमने किया, अब वो हम क्या करें, जोड़ते समय योग संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, पूर्णांकों के योगफल क्या होते हैं, सदैव समान होते हैं। जैसे हम तीन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, धन 5 धन आपका ऋण 3 फिर धन, दो पूर्णांक हमने लिया, धन 5 फिर ऋण 3 और फिर धन ऋण 4। अब ये हमने तीन पूर्णांक लिए हैं। अब इन तीन पूर्णांकों को हम इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, अर्थात हम ये कह दें कि पहले हम इन दो पूर्णांकों को जोड़ें तो इसका क्या हो जाएगा, धन 5 धन ऋण 3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, धन 2 और फिर धन ऋण 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 2। अब इसी में बाएं से हम शुरू करें, यहां अब दाएं की बात हम करते हैं। जैसे यही तीन पूर्णांक हैं, धन 5 धन ऋण 3 धन ऋण 4। अब हम दाएं तरफ से शुरू कर रहे हैं, यानी हमने इन दो का लिया, पहले इन दो का लिया था, अब हम दाएं से दो को पहले ले रहे हैं और बाएं को अलग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धन 5 और ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण 3 7, यानी धन ऋण 7। तो इसका मान भी कितना आया, ऋण 2। अर्थात इसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूर्णांकों का योगफल सदैव समान प्राप्त होगा। यह क्या कहलाता है, यह योग संक्रिया का साहचर्य नियम की बात करता है। योग संक्रिया में किसकी, साहचर्य नियम की बात किया इसने। अब किसी भी रूप में हम इस पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनते हैं। अब अगला हम बात करते हैं कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है। अगला चौथा क्या है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव। संक्रिया का यह एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव निम्न में है। तो योग संक्रिया के तत्समक अवयव में कि प्रत्येक पूर्णांक का हम किसके साथ योग करें कि योगफल उसी पूर्णांक के समान प्राप्त हो या वही पूर्णांक हमें मिलता है। तो यहां हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक का, प्रत्येक पूर्णांक का शून्य, प्रत्येक पूर्णांक का किससे, शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान प्राप्त होता है। प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल हमेशा क्या होता है, उसी पूर्णांक के समान
उसी पूर्णांक के समान प्राप्त होता है। भाई कोई भी पूर्णांक अगर हम लें, कोई भी पूर्णांक आप लीजिए, मान लीजिए हमने 8 लिया, धन 0 तो उसी पूर्णांक के समान 8 मिला, ऋण 7 धन 0 ऋण 7। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को हम योग करते हैं तो जो योगफल आता है वह उसी पूर्णांक के समान या वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। इसलिए 0 को क्या कहते हैं? योग संक्रिया का तत्समक अवयव। इसलिए 0 को क्या कहते हैं? 0 को योग संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। योग संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। एक प्रश्न तो आपका यही बनता है, तो किसे कहते हैं? 0 को क्या कहते हैं? योग तत्समक, योग संक्रिया का क्या कहते हैं? योग संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। उदाहरण हमने भी दे दिया कि 0 को किसी पर भी हम जोड़ेंगे। अब यहां पर एक चीज और कि प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती, जैसे हमने पूर्ण संख्या में देखा था कि 0 का कोई अनुवर्ती नहीं होता, लेकिन यहां पूर्णांक में अगला खंड 5वां आप बिंदु याद रखिए कि प्रत्येक पूर्णांक का, सॉरी अभी हमने अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती की बात हमने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती भी होता है लेकिन 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता, या 0 किसी का पूर्ववर्ती नहीं है। किसका है? 1 का है। यहां पर आपका जब प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे 0 नहीं है तो 0 किसी का पूर्ववर्ती नहीं। पूर्ण संख्याओं में कहेंगे तो 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन यहां जब हम पूर्णांक कहेंगे यानी प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों होता है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक, चूंकि योग की बात, हम योग संक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक का क्या होता है? अनुवर्ती। और वह अनुवर्ती कैसे हमें मिलता है? हम उस पूर्णांक में एक जोड़कर अनुवर्ती संख्या प्राप्त करते हैं। यानी जो भी पूर्णांक है, पूर्णांक में एक जोड़कर हम क्या करते हैं? अनुवर्ती प्राप्त करते हैं, यानी अनुवर्ती प्राप्त होता है। अब यहां अनुवर्ती की बात करें तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, 0 किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं होता। उसी तरह प्राकृतिक संख्या की बात हमने किया था तो 1 किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती क्योंकि उससे पहले उसकी पूर्ववर्ती कोई नहीं है। तो यहां पर पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो पूर्णांक में प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है। अब यहां हम बात करेंगे कि योग संक्रिया का, कि योग संक्रिया में हम संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी पूर्णांकों का योग करना हम संख्या रेखा पर देखते हैं। अगला खंड हम बात करने किस पे चल रहे हैं कि संख्या रेखा, नंबर लाइन की हमने बात की है। प्राकृतिक संख्या में भी बताया, पूर्णांक में भी बताया, पूर्ण संख्या में भी बताया। तो अब संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। तो अब मान लीजिए हमें पूर्णांक लेना है, क्या? ऋण 3 धन ऋण 2 बराबर क्या है?
ये हमको किसके माध्यम से ज्ञात करना है? ऋण 3 और ऋण 2 का योगफल कितना होगा, इसे हमें संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहां पूर्ण संख्या में जैसे हमने योग किया था, प्राकृतिक संख्या का योग किया, यहां पूर्णांक, तो पूर्णांक में हमारे पास दोनों चिन्ह होते हैं, धन चिन्ह भी और ऋण चिन्ह भी। तो यहां एक चीज ये जान लीजिए, पहले सबसे हम बात कर रहे हैं कि समान चिन्ह, जो भी हमारे समान चिन्ह के दो पूर्णांक हैं, तो उनके योगफल के लिए यानी उनको जोड़ने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्याओं का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान की बात हमने किया है। जैसे जब हम निरपेक्ष मान की बात करते हैं, मान लीजिए ऋण 6 है, ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, हम लिखते हैं ऋण 6 अर्थात 6। तो वही चीज कह रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए जोड़ी जाने वाली जो संख्याएं हैं यानी पूर्णांक हैं, उनके निरपेक्ष मानों का हम योग कर देते हैं और योगफल के पूर्व वही चिन्ह लगाते हैं जो जोड़े जाने वाले पूर्णांकों का है। ये चीज विशेष ध्यान रखना है। तो समान चिन्ह के हैं तो ऋण 5। अब जैसे संख्या रेखा की बात हमने कही, संख्या रेखा आप बनाइए, 0 1 2 3, फिर इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। अब यहां पर पहली संख्या कौन सी है, ऋण 3 और ऋण 2। तो अब 0 से ऋण 3 और फिर ऋण 3 से 2 खाने हम और चलेंगे, तो 2 खाने आएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 5। यानी हम ये कहें कि अब ऋण 3 और ऋण 2 का विस्थापन टोटल कितना हुआ, इनका टोटल विस्थापन ऋण 5 हुआ। कैसे, यहां संख्या रेखा पर बात हुई थी कि यदि दाएं हम चलेंगे, 0 के दाएं चलेंगे तो ये क्या होगा मान, धनात्मक, और यदि 0 के बाएं हम चलेंगे तो मान क्या होगा, तो मान उसका होगा ऋणात्मक। यहां पर हम 0 से किधर चले, 0 से बाईं ओर। अब यही धनात्मक मान होता, मान लीजिए धन 2, अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं 4 5, यहां हम कहते हैं धन 2 धन 3। इसको हमें ज्ञात करना होता तो हम कैसे ज्ञात करते, अब 0 से हम पहले 2 पे चलते, 0 से 2 पर, फिर 2 से 3 खाना, तो 2 के बाद 1 2 3 खाना हम और चलते तो 5 पर पहुंचते। तो इस तरह टोटल विस्थापन यहां कितना हो जाता, टोटल विस्थापन, हम चूंकि दाहिनी ओर चल रहे हैं, निरपेक्ष मान हम जोड़ देंगे यानी 2 और 3 अर्थात 5 हो जाएगा, और जो चिन्ह है दोनों पूर्णांकों का वो योगफल के पूर्व लिखेंगे यानी धन 5, या इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि 2 असमान चिन्ह हैं। अगर हम ये कह दें कि 2 असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों को, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, उसको हम कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे योग के लिए। ये 1 नंबर का प्रश्न आपका आ सकता है कि ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए कि इनका योगफल कैसे आप दिखाएंगे, कैसे समझाएंगे। तो असमान चिन्ह के पूर्णांक संख्या रेखा पर जोड़ना, कौन से, असमान चिन्हों के, असमान चिन्ह के पूर्णांक को हमको क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी, ऋण 6 धन 4। इसका मान हमको ज्ञात करना है किस पर, संख्या रेखा पर। 0 1 2 3 4 5 6। उसी तरह ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। अब यहां पर हम करते क्या हैं,
जब हमें संख्या रेखा पर इनको दिखाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले कहां से शुरू करेंगे, ऋण 6 और धन 4। तो हम कहां से चलेंगे, हम पहले किस पर आएंगे, हम बात करेंगे किस पर, 0 से 4 की बात हम करेंगे। ऋण 6 है तो ऋण का मतलब क्या हो गया, बाईं ओर। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब बाईं ओर। हम किधर आएंगे भाई, ऋण 6 है तो हम 0 से 6 खाने बाईं ओर आए, ये। अब फिर कहता है धन 4, तो धन का मतलब दाहिनी ओर चलेंगे। तो दाहिनी ओर यहां 6 से हम 4 खाने दाहिनी ओर चलेंगे, तो 1 2 3 4 यानी ऋण 2 पर आएंगे। तो 0 से हम चले ऋण 6, फिर आ गए ऋण 2, तो हमारा मान बचा कितना, ये मान हमारा बचा। तो अब ये मान कितना है, ये मान ऋण 2 है, अर्थात ऋण 6 धन 4 का मान कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि जब ऋण 6 की बात आप करेंगे और फिर उसमें आप बात किसकी करेंगे, धन 4 को जोड़ना है, तो पहले ऋण 6 हम चले, फिर धन हमने 4 खाने दाहिनी ओर मूव किया, आगे की ओर चला दाहिनी तरफ, तो बचा कितना, विस्थापन हमारा 0 से ऋण 2, अर्थात इसका मान ऋण 2 हुआ। अब यहीं पर एक प्रश्न और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि धन 7, क्या प्रश्न है, धन 7 धन ऋण 4, इसका मान क्या होगा। अब इसका मान समझाने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको कैसे समझाएंगे। यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर चलेंगे बाईं तरफ, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। अब यहां पहले हम क्या करेंगे, धन 7 है तो पहला विस्थापन का क्रम 0 से क्या होगा, 0 से चलेंगे और 7 तक चलेंगे, ये खंड हुआ। फिर उसमें धन ऋण 4, ऋण का मतलब बाईं ओर। अब हम 7 से 4 खाने बाईं ओर आएंगे, तो 7 से 4 खाना 1 2 3 4 यानी 3 पर आएगा, तो यहां से हम चलेंगे और आएंगे कहां, 3 पर। तो बचा क्या हमारा, 3 से 0 की बात, तो ये हमारा आएगा, तो इनका योगफल यानी धन 7 धन ऋण 4, इसका मान कितना हो गया, इसका मान धन 3 हुआ। तो ये संख्या रेखा पर हमारा दिखाने का है। अब यहां कुछ बिंदु आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे, वो 2-3 बिंदु हैं, जैसे 2 पूर्णांकों का योगफल, 2 धन पूर्णांक हैं तो उनका योगफल सदैव धन होगा। 2 ऋण पूर्णांक हैं तो उनका योगफल क्या होगा, उनका योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होगा। और विपरीत चिन्ह वाले, मान लीजिए एक धन है और एक ऋण है, तो विपरीत चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होगा। निरपेक्ष मान की हमने बात किया था, निरपेक्ष मानों का अंतर होगा और चिन्ह वही होगा, किसका होगा, जो परिमाण में बड़ी संख्या होगी। यानी अब जैसे यहां पर 2 पूर्णांक हैं विपरीत चिन्ह के, तो धन 7 और ऋण 4, तो इनका निरपेक्ष मान 7 और 4, 7 में से 4 घटाया 3, और चिन्ह कौन सा लगा, जो संख्या बड़ी होगी, अर्थात 7 बड़ी है, तो यहां पर धन का चिन्ह। यहां पर भी आप देखेंगे ऋण 6 धन 4,
तो 6 और 4 का निरपेक्ष मान 6 और 4, इसका मान 2 हुआ। और जो बड़ी संख्या है अर्थात ऋण 6 के साथ है, तो यहां पर भी चिन्ह क्या हुआ, ऋण का हुआ। तो आज हम लोगों ने पूर्णांकों पर योग संक्रिया की बात की। अगले वीडियो में हम घटाना, गुणा और भाग की बात करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।